हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 4th चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस। आईसी का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में सारी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ली है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लो, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने से पहले। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ना है कि इस वाले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की। तो देखो, इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। हमने कुछ ना प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। किसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं, एक्चुअली अजम्पशंस पढ़े थे कि ये जो पूरा आपका कह लो अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए जो अप्रोच है, इसके क्या क्या अजम्पशंस हैं। जैसे कि आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैंने समझाया था और आपको बताया था कि कंज्यूमर रैशनल होता है। दो गुड्स की हम बात करेंगे, यानी कि वो दो गुड्स जो कि सब्सटीट्यूट्स होंगे, राइट, ये सब याद आया। फिर हमने बात करी थी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व का शेप मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, राइट, इस तरीके का शेप था। और ये शेप क्या होता है, इस पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे आपके, कितने भी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस, सभी कॉम्बिनेशंस क्या करेंगे, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। यानी कि मान लो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन की बात करें, ए कॉम्बिनेशन, जिस पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, अगर ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है, तो वो गुड वाई खरीद रहा है 5 और गुड एक्स खरीद रहा है 2। और एक ये वाला कॉम्बिनेशन है जिस पे क्या हुआ, वो गुड वाई उसने कम कर दिए, 3 खरीदने लग गया, और गुड एक्स उसने बढ़ा दिए, 4 खरीदने लग गया। तो चाहे वो 5 गुड वाई खरीदे और 2 गुड एक्स खरीदे, यानी कि वो कॉम्बिनेशन ए खरीदे, और या फिर वो दूसरा कॉम्बिनेशन खरीदे, ये वाला कॉम्बिनेशन बी, जिस पे वो 3 तो गुड वाई खरीद रहा है और 4 गुड एक्स खरीदा है, तो दोनों ही कॉम्बिनेशंस उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। दोनों के लिए वो इनडिफरेंट होता है, यानी कि दोनों की तरफ वो सेम रहेगा, दोनों ही कॉम्बिनेशंस, और इसी तरह सारी ही कॉम्बिनेशंस के लिए वो इनडिफरेंट रहेगा। इसीलिए हम इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब देखो, मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ समझना इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम फाइंड कैसे करेंगे, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू। तो इंडिफरेंस कर्व समझ लिया, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ समझ लें कि वो कैसे कैसे काम करता है, वो ऐसा क्यों है, क्या है, उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की, तो देखो टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से 3 तो सुपर इजी हैं, सुपर इजी, वो मैं बाद में कराऊंगी। पहले जो 2 थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, ज़्यादा टेंशन मत लेना, अभी मैं उनको ऐसे समझाऊंगी ना, वो भी आपको सुपर इजी लगने लगेंगी। तो पहले हम वो जो 2 डिफ़िकल्ट वाली हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी आती है कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि जो आईसी होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया। देखो कैसा होता है, ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ। अगर कोई कर्व ऐसा है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यूजुअली क्वेश्चन ये आता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, आप बताओ, व्हाई आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम समझते हैं। जब हम बोलते हैं कि आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका स्लोप है वो कैसा है, वो नेगेटिव है, यानी कि इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप है। अब नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब यहाँ पर है कि मोर ऑफ वन गुड मस्ट बी combined with the less of another good, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, देखो जस्ट अभी मैंने समझाया कि जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, ए और बी। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ए पे आपका है मान लेते हैं पर्क, ठीक है, और बी पर आपका मतलब वाई एक्सिस पे है आपका पर्क और एक्स एक्सिस पे है आपका मंच, ओके, यानी कि वो ये 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, दोनों ही सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब उसके पास 2 कॉम्बिनेशन है, या तो वो क्या करे, 5 पर्क ले ले और 2 मंच ले ले,
या फिर उसके पास दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि वो क्या करे, 3 पर्क ले ले और 4 मंच ले ले, और वो दोनों ही कॉम्बिनेशन उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। इससे हमने इंडिफरेंस कर्व बना लिया। अब ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब इसका नेगेटिव स्लोप है। अब आपको पूछते हैं नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है भाई। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि जब जब वो किसी एक गुड को, वो 2 ही गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो जब जब वो किसी एक गुड की मात्रा बढ़ाएगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा, तो उसको दूसरा वाला जो गुड वो कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ज़रूरी है, ठीक है। मोर ऑफ वन गुड मस्ट बी कंबाइंड विद द लेस ऑफ अनदर गुड, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, लेस, ओके, लेस ऑफ अनदर गुड। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत है, क्या ऐसा वो नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे उसने क्या किया, जब उसको मंच की क्वांटिटी बढ़ानी थी, उसको 2 से 4 करनी थी, तो उसने पर्क की क्वांटिटी घटाई है, 5 से 3 कर दी है। तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता था कि वो पर्क तो 5 ही ले ले और मंच वो 4 ले ले, मंच की क्वांटिटी बढ़ा दे और पर्क उतनी की उतनी ही रखे, 5 की 5 ही रखे। क्या वो ऐसा नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि कंज्यूमर हैज़ मोनोटोनिक, ठीक है, प्रेफरेंस। अभी आपको मैंने अजम्पशन भी समझाया था कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है ना वो मोनोटोनिक है। इसका मतलब ये होता है कि जब जब हम कुछ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। सिंपल। इस एक लाइन का मतलब क्या है, आपसे कोई पूछता है कि कंज्यूमर हैज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो उसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है, वेन एवर अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ समथिंग, मोर ऑफ अ गुड, इट गिव्स हिम मोर ऑफ द सेटिस्फैक्शन, राइट। अब इसका इससे क्या रिश्ता है? इसका इससे ये रिश्ता है कि देखो क्या हुआ कि जब ये ए कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, यहाँ पे हम ऐसे टेबल फॉर्म में लिखते हैं ए और बी। पहले कौन सा कॉम्बिनेशन है, सॉरी ए और बी नहीं, एक्चुअली पर्क और मंच, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन में वो पहले क्या कर रहा था, ए कॉम्बिनेशन में पहले उसने क्या किया, पर्क कितनी ली, 5, और मंच कितनी ली है उसने, 2। अब वो चाहता है कि वो क्या करे, पर्क की मंच की क्वांटिटी बढ़ा दे। मंच की क्वांटिटी उसने बढ़ा के क्या कर दी, 4 कर दी। ये हमारा बी कॉम्बिनेशन है। अब बी कॉम्बिनेशन में उसने क्या किया, मंच की क्वांटिटी उसने बढ़ा दी, यानी कि इससे क्या हुआ कि उसका थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। 2 से 4 कंज्यूम कर रहा है, जब जब वो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, और यही तो कहता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। समझ आ रहा है ना, कहानी सुनते जाओ बस। अब क्या हुआ, मान लो वो पर्क की क्वांटिटी घटाए नहीं, वो 5 का 5 ही रखे, राइट, 5 का 5 ही रखे। तो पहले उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था इस वाले में भी क्या उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, पर्क तो उतनी ही रखी, मंच उसने और बढ़ा दी। तो जब इन दोनों को खाने से उसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं उसको 10 सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वैसे यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, वो तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ सिंपली। ये मत लिख देना कि लेट अस सपोज 10 मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। लेट अस सपोज इन दोनों को 5 पर्क और 2 मंच कंज्यूम करके उसको 10 सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। तो 5 पर्क और अब 4 मंच यानी कि 2 मंच एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से ऑब्वियसली उसको ज़्यादा ही मिलेगा। मान लेते हैं 12 सेटिस्फैक्शन मिला। पर अब ये बात आप देखो गलत है कि नहीं, गलत है कि नहीं। हम कल से मतलब पिछले वीडियो से क्या पढ़ते आ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व पे सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं यानी कि ए और बी दोनों पे सेम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो सेम सेटिस्फैक्शन लाने के लिए वो क्या करे, अब उसने भाई मंच की क्वांटिटी तो बढ़ा दी, अब वो इसके पास एक और ऑप्शन क्या बचा है कि वो क्या कर सकता है, इसकी क्वांटिटी, पर्क की क्वांटिटी घटा सकता है। सिंपली यही तो कर लेगा। तो इसीलिए वो 5 की जगह अब क्या करेगा, 3 ही पर्क कंज्यूम करेगा। तो एक की तो उसने घटा दी और दूसरी की उसने क्या की, यहाँ पे एक की तो उसने डिक्रीज़ करी और इसकी क्वांटिटी उसने इंक्रीज़ करी। और इसी तरह अब क्योंकि 5 पर्क, यहाँ पे जब 5 लिखा था, 5 पर्क और 4 मंच पे उसको 12 सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, अब वो 3 ही पर्क रह गई हैं, तो अब उसको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अब सेटिस्फैक्शन बराबर हो गया दोनों ही पॉइंट्स का। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, जब आपसे पूछते हैं कि वाई डज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, तो आप क्या कहोगे कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्योंकि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब जब हम एक क्या कहते हैं, गुड की
अमाउंट बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वेन एवर वी कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड वी मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अनदर गुड, हमको दूसरे गुड की क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी, देन ओनली वी कैन हैव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल द कॉम्बिनेशंस, तभी तो हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हमने देखा ना, अगर हमने दूसरे की क्वांटिटी कम नहीं करी थी तो सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, जैसे ही कम करी सेम सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो सिर्फ इसी अजम्पशन को, मतलब ये जो आपका थ्योरी है, इसी थ्योरी को ज़िंदा रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक का अगर अमाउंट बढ़ाते हैं तो दूसरे का कम कर देते हैं। क्योंकि देखो, अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम नहीं लेकर आते तो फिर तो ये अप्रोच ही काम नहीं करती ना, इंडिफरेंस कर्व ही काम नहीं करता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का तो बात ही यही है, सेम सेटिस्फैक्शन मिलना है, तो फिर तो हमको पढ़ना ही नहीं पड़ता ये। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा वेन एवर वी कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड वी मस्ट हैव लेस ऑफ अनदर गुड इन ऑर्डर टू हैव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन ऑल द फ्रॉम ऑल द कॉम्बिनेशंस वी आर गेटिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, कंज्यूमर हैज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये मैंने बता दिया, इसीलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक है तो वो एक को अगर बढ़ाएगा तो बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए, जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरे का उसको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। सिंपल था ये, ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब इसी बात पे एक और पॉइंट समझाना है। मैंने क्या बोला कि इसका स्लोप नेगेटिव होता है। अब स्लोप क्या होता है, देखो कोई भी जो कर्व है आपका, ये ऐसा कर्व है, ये कैसा डिज़ाइन बन गया, मान लो कोई ऐसा कर्व है, ये तो इंडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है। कोई कर्व है आपका ऐसा, ठीक है, कोई कर्व है आपका ऐसा सीधा, कोई कर्व है आपका ऐसा। तो कोई भी कर्व हो दुनिया में उसका क्या होता है, एक स्लोप होता है। और ये आपने आई गेस मैथ्स में भी पढ़ा होगा 10th तक, तो जहाँ तक मुझे पता है तो हर किसी का स्लोप होता है। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप होता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हम कैसे मेजर करेंगे, जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब ऊपर क्या आता है, जितनी क्वांटिटीज़ में हमने डिक्रीज़ किया है, मतलब जिस गुड की क्वांटिटी में हमने डिक्रीज़ किया है, कितना डिक्रीज़ किया है, मतलब चेंज कितना डिक्रीज़ किया है वो, और x की क्वांटिटी यानी कि दूसरा गुड जो हमने बढ़ाया है उसकी क्वांटिटी में कितनी बढ़ोतरी की है वो हम अपॉन में लिखेंगे। जैसे हम अगर इसी एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा y एक्सिस पे कौन सा है आपका पर्क में हमने क्या किया, घटा दिया, तो 5 से 3 पर आ गए अपन, ठीक है। तो हमने डेल्टा y मतलब चेंज इन y, चेंज कितना हुआ, 5 से 3 पर आए, यानी कि 5 - 3, ओके। डेल्टा x मतलब चेंज इन x में कितना चेंज आया, 2 से 4 पर आए। अब इसको 4 - 2 मतलब ना बड़े डिजिट से छोटा डिजिट, नो, किसमें से कितना चेंज किया है, कहाँ से कहाँ गए, यहाँ से हम 5 से 3 पर आए थे तो 5 - 3, यहाँ पे हम 2 से 4 पर जा रहे हैं तो 2 - 4, तो क्या हो जाएगा ये 5 - 3 2 -4 -2, यानी कि इसका स्लोप आएगा -1। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि एक तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। मैंने क्या बोला, नेगेटिव स्लोप है, बोला ना मैंने, नेगेटिव स्लोप है, मतलब इसका स्लोप के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। क्योंकि हर बार ही क्या होगा, आपके पास न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में हमेशा ऐसी एक डिजिट आएगी जो कि नेगेटिव साइन के साथ होगी। क्योंकि हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे भी, तो जैसे यहाँ से यहाँ बढ़ाया, यहाँ से यहाँ बढ़ाया, तो हम छोटी डिजिट से ही बड़ी को माइनस करेंगे, तो माइनस का साइन आना ही है, तो इसीलिए स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये स्लोप बताता क्या है, जैसे अगर इसकी डिजिट आई मीन जिसका नंबर 1 आया है, 1 आया ना, अभी नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, 1 आया है, तो इसका मतलब ये है कि जब जब हमको एक जो हम गुड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमने कौन सा बढ़ाया, मंच, तो जब जब मैं एक मंच एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाहूँगी तो मुझे एक पर्क डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे -1 की जगह मान लो -3 आया होता, इसका मतलब क्या होता कि जब जब मैं एक मंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी तो मुझे 3 पर्क डिक्रीज़ करनी पड़ेंगी। मतलब कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा वो होता है ये। अगर यहाँ पे आता -4, तो जब जब मैं एक मंच बढ़ाऊंगी तो मुझे 4 पर्क की कमी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आया था -1/2, इसका मतलब क्या है कि जब जब मुझे एक मंच बढ़ाऊंगी तो मुझे आधा पर्क कम करना पड़ेगा। सिंपल समझ आ गया। तो ये होता है आपका स्लोप, जो आपको याद रखना है। इसी के साथ आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। समझ आ गया। एक बार अगर दोबारा से समझना भी है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके रिवाइंड करके मतलब आप देखो एक बार और समझो, ट्रस्ट में समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट, डन। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की। ठीक है, फर्स्ट तो हो गई। हाँ, अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि IC इज़
कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने पढ़ा होगा। कॉनकेव कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, मतलब सॉरी, जैसे अगर ये मिरर है, पढ़ते हैं ना हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो अगर मिरर की तरफ ये चीज़ है तो वो कॉन्वेक्स है, और अगर मिरर की तरफ ऐसा है खुला हुआ तो वो कॉनकेव है। तो मिरर के इधर अगर हम देखें तो ये कॉन्वेक्स है, इधर देखें तो कॉनकेव है। समझ आया। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ कैसा है, ऐसा है पीठ करके, तो वो कॉन्वेक्स है। अब आपको पूछेगा कि वाई इज़ इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसके पीछे का क्या रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न है कि द स्लोप ऑफ IC इज़ डिमिनिशिंग। ठीक है, डिमिनिशिंग ये वर्ड आपने कहीं ऑलरेडी सुना हुआ है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी मैं बता रही हूँ, आप ऐसे ही चीज़ें रिकॉल करते रहा करो। जहाँ भी कोई ऐसा वर्ड सुनो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। तो डिमिनिशिंग मैंने वहाँ पर क्या बताया था, डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग। तो अगर आपसे पूछते हैं कि IC कॉन्वेक्स क्यों है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ डिमिनिशिंग, या फिर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिक्लाइंस, या फिर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ डिक्रीजिंग। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, क्या बन जाएगा कि भाई ये तो बताओ कि IC का स्लोप डिमिनिशिंग होता क्यों है, डिक्लाइनिंग होता क्यों है। ये तो समझ आ गया कि कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि स्लोप डिमिनिशिंग है, पर स्लोप क्यों डिमिनिशिंग है, ये किस खुशी में डिमिनिशिंग है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने आपको ये एग्जाम्पल आई गेस पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं 2 गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ पर्क और मंच, मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, A, B, C और ये D। तो पहले जब मैं 1 पर्क कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं 10 मंच कंज्यूम कर रही हूँ, फिर मैं 1 की क्वांटिटी इसकी बढ़ाती जाऊँगी, 2, 3, 4 ऐसे करके इसकी डिक्रीज़ करती जाऊँगी, यानी कि आप कह लो 7, 5, 4। अब इसी के बेसिस में मैं एक IC बना देती हूँ, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व बना देती हूँ। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा इसी का, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम ले लेते हैं पर्क, ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मंच, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया, ठीक है, 10, 8, 6, 4, 2। अब फटाफट से कर्व बनाते हैं, देखो जल्दी से, 1 पर 10 यानी कि ये इधर, 2 पर 7 यानी कि इधर बीच में, फिर आता है 3 पर 5 यानी कि थोड़ा सा इधर, फिर आता है 4 पे 4 यानी कि यहाँ। तो देखो इस तरीके का कुछ कर्व बन के आएगा, यानी कि ऐसा बन गया, ठीक है। अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मैंने स्केल से तो बनाया नहीं है, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। ये हमारे 4 कॉम्बिनेशंस हो गए, A, B, C और D, ये यही कॉम्बिनेशंस हैं, ओके। अब हम क्या करें, हमको क्या बताना है कि स्लोप डिमिनिशिंग क्यों है, डिक्लाइनिंग क्यों है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट के बीच में स्लोप निकालेंगे। पहले हम A से B के बीच में स्लोप निकालेंगे, फिर हम B से C के बीच में स्लोप निकालेंगे, फिर हम C से D के बीच में स्लोप निकालेंगे। समझ आ रहा है पॉइंट क्या मैं कहना चाह रही हूँ। कॉन्वेक्स क्यों ओरिजिन की तरफ, क्योंकि स्लोप डिमिनिशिंग है। स्लोप क्यों डिमिनिशिंग है वो हम अभी प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं क्यों है डिमिनिशिंग। तो जब मैं बात करूँगी स्लोप A से B के बीच में, A से B के बीच में देखना है सिर्फ, तो मैंने क्या बताया था, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, यानी कि Y आपका यहाँ पे जैसे Y में कितना चेंज आया है और X में कितना चेंज आया है, ठीक है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। Y में कितना चेंज आया है, 10 से हम कहाँ पर आ गए, B में देखो 7 पर आ गए, 10 से 7 पर आ गए ना, तो 10 माइनस 7 यानी कि 3, ओके। और X में कितना चेंज हुआ है, A पे अगर हम देखें तो 1 है और B पे अगर हम देखें तो 2 है, यानी कि 1 से 2 पे आ गया, यानी कि 1 माइनस 2 माइनस का 1, यानी कि ये स्लोप आ गया -3, एक पॉइंट मतलब A से B के बीच में। इसी तरह हम B से C के बीच में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B पे कितना है आपका डेल्टा Y कितना आ गया B से C के बीच में, यहाँ पे 7 है ना ये, ठीक है, तो 7 से कहाँ आ गए हम, 5 पर आ गए हैं यहाँ पर, तो 7 माइनस 5 यानी कि 2, और इसी तरह 2 माइनस 3, 2 से 3 पर आ गए, तो यानी कि माइनस का 1, तो ये हो गया -2। इसी तरह हम C से D के बीच में निकालें तो अब क्या होगा, C से D के बीच में डेल्टा Y पे क्या है, यहाँ 5 है और D पर क्या है, 4 है, 5 और 4 ही तो है, तो 5 माइनस 4 1,
और 3 - 4 यानी कि 3 से 4 पर आ गए अगर हम डेल्टा एक्स देखें तो -1, तो ये हो गया -1। तो देखो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आई हैं। अब इन तीनों से हमको कैसे पता चलेगा कि स्लोप डिमिनिशिंग होता है, डिक्लाइनिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है? कैसे पता चलेगा? देखो सिंपल तो है, अगर हम नेगेटिव साइन को हटाएं, नेगेटिव साइन अभी के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। नेगेटिव साइन अगर हम इग्नोर कर दें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है कि नहीं? जैसे जैसे वी आर मूविंग डाउनवर्ड द कर्व, द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ गेटिंग डिमिनिश्ड, कम होता जा रहा है। पहले 3, फिर 2, फिर 1 हो रहा है ना। तो इससे क्या समझ आता है कि अब ये 3, 2, 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जब कंज्यूमर क्या कर रहा है, हर बारी पर्क की जो मात्रा बढ़ाता जा रहा है, उसके लिए वो मंच की मात्रा कम करता जा रहा है, मंच का अमाउंट कम कर रहा है। तो जितना वो कम कर रहा है ना, वो उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। देखो इसमें उसने कितना कम किया? 3 मंच घटा दी। इसमें उसने सिर्फ 2 ही कम की। इसमें उसने क्या किया? 1 कम करी। यानी कि जितनी वो कमी लेकर आ रहा है हर बार, मंच की क्वांटिटीज़ में, वो चीज़ भी डिक्रीज़ होती जा रही है। इसीलिए इसका स्लोप डिमिनिशिंग होता है। तो ये समझ आया आपको? और इसीलिए स्लोप ऑफ जो आईसी होता है, स्लोप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? MRS। MRS क्या होता है आपका? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह दूसरे को ले आना। तो हर बारी जब वो मंच घटा के पर्क बढ़ा रहा है, मंच की जगह पर पर्क लेकर के जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? MRS कहेंगे। और यही जो MRS है ये स्लोप है, तो स्लोप ही MRS कहलाता है। स्लोप क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब द रेट एट विच द कंज्यूमर इज़ decreasing the amount of one good in order to increase the amount of another good, वो होता है आपका क्या? MRS। तो ये आपको याद रखना है सिंपली। अब मैं कहानी दोबारा समझाती हूँ। आपको पूछेंगे कि वाई द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, उसका आंसर है कि उसका नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। सॉरी, स्लोप डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग क्यों होता है ये हमने अभी आपको बता दिया। क्यों होता है? क्योंकि स्लोप डिमिनिशिंग होने का कारण है कि उसका MRS डिमिनिशिंग होता है, ठीक है। MRS इज ऑल्सो डिमिनिशिंग। आपको डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि वाई स्लोप ऑफ आईसी इज डिमिनिशिंग? बिकॉज द MRS ऑफ आईसी इज डिमिनिशिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? वो रेट है जिसपे वो एक गुड को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक गुड से दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। तो वो जब भी कम करता जाता है, सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है, तो हर बार वो क्वांटिटी कम करता जा रहा है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि MRS क्यों डिक्लाइनिंग है? देखो क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहे हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स क्यों है ओरिजिन की तरफ? क्योंकि स्लोप डिमिनिशिंग है। स्लोप क्यों डिमिनिशिंग है? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS डिमिनिशिंग है। अब MRS क्यों डिमिनिशिंग है? MRS डिमिनिशिंग होने का कारण है आपका वो जो एक अजम्पशन मैंने आपको समझाया था कि जो कंज्यूमर की स्केल ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस है, वो वेल डिफाइंड है। याद है आपको मैंने एक अजम्पशन समझाया था फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। इसका मतलब ये था कि जब भी कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी की अमाउंट कम होगी ना, वो चाहेगा कि मैं उसको ज़्यादा खरीदूं, उसके लिए उसकी डिज़ायर बढ़ जाएगी। और जब भी किसी भी कमोडिटी की अमाउंट उसके पास अगर ज़्यादा है तो उसके लिए उसकी डिज़ायर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ रही थी तो इसके लिए इसकी जो डिज़ायर है ना वो कम होती जा रही थी। तो हर बारी जब वो मंच को कम कर रहा था तो वो मंच की जो कमी लेकर आ रहा था उसमें कम कमी लेकर आ रहा था, क्योंकि मंच की अमाउंट डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इसके लिए उसकी डिज़ायर बढ़ गई। तो पहले तो उसने मतलब मज़े में 3 मंच कम कर दी, ठीक है, क्योंकि तब उसके पास 10 मंच थी। फिर जैसे जैसे अमाउंट उसका डिक्रीज़ हुआ, इसके लिए उसकी इंटेंसिटी, डिज़ायर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, इच्छा ज़्यादा बढ़ गई कि भाई मंच कम होती जा रही हैं, तो अब मेरे को ज़्यादा वो है डिज़ायर बढ़ रही है मंच खरीदने की। तो हर बारी जब उसने मंच में कमी लेकर के आई तो कम कमी लेकर के आया, जिससे कि वो क्या करे, मंच के लिए उसकी डिज़ायर और बढ़ेगी। तो ये रीज़न होता है MRS डिमिनिशिंग MRS का। तो समझ आया?
क्या है कि कॉन्वेक्स क्यों है ओरिजिन की तरफ, दोबारा समझा देती हूँ जिससे याद रहे, क्योंकि स्लोप डिमिनिशिंग है। स्लोप क्यों डिमिनिशिंग है? क्योंकि MRS डिमिनिशिंग है। MRS क्या होता है? स्लोप ही होता है। MRS इज़ नथिंग बट स्लोप। और MRS डिमिनिशिंग क्यों है मैंने इसके थ्रू आपको समझा दिया। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जो कंज्यूमर की स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि वेन एवर ही इज़ हैविंग द लेस ऑफ अ गुड, द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर दैट गुड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर उसके पास ज़्यादा है कोई गुड तो उसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये दो डिफ़िकल्ट वाली जो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताया था ये वो थी। दोनों ही समझ आ गई होंगी। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों और आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। अब देखो 3 सिंपल से बचे हैं, जल्दी से उनको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आई नो थोड़ी सी ओ शिट मैंने ये भी मिटा दिया, कोई बात नहीं, चलो दोबारा लिख देंगे। अब हम 3 सिंपल वाले प्रॉपर्टीज़ फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड आपका प्रॉपर्टी है कि हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, यानी कि जैसे मान लो ये है मेरे पास कर्व, ये एक आईसी है IC1, ये एक IC है IC2 और ये एक IC है IC3। इसी तरह और भी सारे IC हैं मेरे पास IC4, ऐसे ऐसे ऊपर। अभी जो पूरा ग्राफ है जिस पे बहुत सारे ICs बने रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। जिस ग्राफ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बने हों उसे हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, यानी कि जितना ऊपर आईसी होगा वो ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन देगा। यानी कि IC2 पे जो भी कोई कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मान लो, ये कॉम्बिनेशन मान लो, वो इन सारे कॉम्बिनेशंस से जो IC1 पर हैं उनसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। इसी तरह अगर यहाँ कोई कॉम्बिनेशन है तो वो इन दोनों ही कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। और ये जो चौथे कर्व पे कहीं भी वो होगा आपका कॉम्बिनेशन पॉइंट, वो इन सभी कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब ये तो ऑब्वियस है, क्यों देगा? क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो इतना हम x कंज्यूम कर रहे हैं OX और इतना हम y कंज्यूम कर रहे हैं OY। अगर मैं सेकंड वाले IC पर देखूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड वाले पे हाँ क्या हो रहा है, OY1 कंज्यूम कर रही हूँ मैं, y की क्वांटिटी बढ़ गई और x की थोड़ी सी हालांकि कम हो गई। ठीक है, पर क्या हुआ, y की में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, आपको दिख रहा है। और ये ऊपर के लेवल पर है। और ये IC का लेवल ऊपर क्यों होता है ये भी जानो। IC का लेवल इसलिए ऊपर होता है क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों ही गुड्स ज़्यादा थोड़े कंज्यूम करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन ना लेकर के सेकेंड वाले IC पर, अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन ना लेकर के कोई और कॉम्बिनेशन लेती हूँ जिसमें दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे कि ये वाला, तो दोनों से ही आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। x की भी बढ़ गई, y की भी बढ़ गई। इसी तरह अगर मैं इधर देखूँ तो यहाँ पे x की और बढ़ गई, y की और बढ़ गई थर्ड वाले IC पे, चौथे वाले पे भी और बढ़ गया और बढ़ गया। तो ये क्या हो रहा है, हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिंपल है, बस आपको इसे डायग्राम बना के दिखा देना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजनिंग नहीं है जैसे पहले के 2 में थी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद फोर्थ आपका आता है कि ICs do not touch और intersect each other, यानी कि कोई भी 2 अगर ICs एक साथ में बने होंगे तो वो एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने बनाए थे, क्या वो एक दूसरे को टच कर रहे थे या इंटरसेक्ट कर रहे थे? नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे का रीज़न है। क्या रीज़न है, देखो यहाँ पर मैंने 2 कर्व्स बना रही हूँ, हमको क्या प्रूव करना है कि जितने भी ICs होंगे वो एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पर अब हम इसको मानने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए उल्टा मान के चलेंगे कि मान लेते हैं कि दोनों कर्व्स, दोनों ICs, अलग अलग ICs एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम मान लेते हैं ऐसा। तो ये हमारे पास 2 ICs हो गए। ठीक है, दिख रहे हैं आपको दोनों, ये है IC1, ये है IC2। IC1 पे देखो मैंने एक ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया है A। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन है B। ओके, और ये वाला कॉम्बिनेशन है C। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक की समझ आ रही है। अब ये जो A कॉम्बिनेशन है ये किस पर है, ध्यान से देखो तो IC1 पर है, C कॉम्बिनेशन IC2 पर है
और ये जो बी कॉम्बिनेशन है वो दोनों पे आ रहा है, IC1 से होकर भी गुजर रहा है, IC2 से होकर भी गुजर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले A और B की, A एंड B की, ठीक है, तो क्योंकि A एंड B क्या है, IC1 पर हैं, दोनों ही IC1 पर हैं कि नहीं, तो ये क्या करेंगे, सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। यही तो जब से हम पढ़ रहे हैं कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं सारे ही कॉम्बिनेशंस, अगर वो एक इंडिफरेंस कर्व पे हों। तो ये दोनों ही IC1 पर हैं, तो ये A से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन B से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दोनों बराबर होंगे। इसी तरह जब मैं बात करती हूँ B एंड C की, अब देखो B और C को अगर हम देखें तो वो IC2 पर है, ये B दोनों में कॉमन है, इसीलिए दोनों कर्व्स पे सिंपली, तो B और C क्या है, IC2 पर हैं। तो ऐसे तो भाई साहब क्या होगा, B और C भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, है कि नहीं। अब B से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन A के बराबर भी है, B से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन C के बराबर भी है, तो A और C भी तो बराबर हुए कि नहीं, राइट। तो इससे क्या समझ आता है इन दोनों इक्वेशन से कि A से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन C से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी बराबर होगा। और अगर हम इसी चीज़ को ग्राफ में देखें तो क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि A तो अलग कर्व पे है, A तो IC1 पर है और C क्या है, IC2 पर है। और ये तो फिर हमारी जो हमने माना था कि मान लेते हैं दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो हमारी अजम्पशन थी ये तो गलत हो गई। और जब ये गलत हो गई तो इसी से ये प्रूव हो जाता है कि जो आपका दोनों कर्व्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। ये ऐसे आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि लेट अस अज्यूम द कर्व्स इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। फिर आपको बताना है कि ये 3 हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, जैसे मैंने अभी समझाया प्रॉपर्ली कि A और B IC1 पर हैं, B और C IC2 पर हैं, A और B से सेटिस्फैक्शन सेम है, B और C से सेटिस्फैक्शन सेम है, तो सिमिलरली A और C से भी सेटिस्फैक्शन सेम होगा। पर इसमें कर्व में अगर हम देखें तो दोनों ही अलग अलग कर्व्स पर हैं, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम नहीं हो सकता। तो सिंपली हमारी जो असम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट। अब आखिरी प्रॉपर्टी रह गई है आपकी, आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि ICs डू नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। एक तो वो एक दूसरे को भी टच नहीं करते, और अगर कोई IC है इंडिफरेंस कर्व है तो वो X एक्सिस को या Y एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखो अभी तक मैंने जितने भी ICs बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं, क्या मैंने कोई सा भी IC ऐसा बनाया Y एक्सिस को टच करता हुआ, या फिर कोई भी मैंने IC इस तरीके का बनाया जो X एक्सिस को टच करता हुआ हो, नहीं ना, मैंने सारे ही इंडिफरेंस कर्व जैसे बनाए। तो अगर वो ऐसे ऐसे टच करते हैं तो वो नहीं करेंगे, मतलब वो IC है ही नहीं या फिर वो IC गलत है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अजम्पशन में पढ़ा था जो कंज्यूमर है वो दोनों ही गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन करेगा। तो अगर वो Y एक्सिस को टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व, इसका मतलब क्या हुआ कि जो X की क्वांटिटी है वो क्या है, ज़ीरो है ना, X की क्वांटिटी क्या है, ज़ीरो है। और अगर वो X को टच कर रहा है तो इससे क्या समझ आता है कि Y की क्वांटिटी ज़ीरो है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, Y की ज़ीरो नहीं हो सकती और X की भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों ही गुड्स कंज्यूम करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट उनका कंज्यूम करेगा ही करेगा। इसीलिए जो ICs हैं वो कभी भी X और Y को टच नहीं करते। समझ आया। तो 5 प्रॉपर्टीज़ आपकी समझ आ गई, 3 तो ये रही। फर्स्ट वाली क्या थी, एक बार और रिवाइज कर लो कि ICs IC स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको सारा रीज़न बता दिया था। और दूसरा आपका क्या था कि IC इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। स्लोप निकालने का तरीका मैंने बताया क्या होता है, उसी को हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और या इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है जिसमें हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इंडिफरेंस कर्व की। एंड वन मोर थिंग कि जो मुझे बतानी थी, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि दीदी प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स। तो देखो यार, मैं जितना भी सब्जेक्ट्स, जितने भी 11th और 12th के, अभी मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ दोनों पढ़ाती हूँ, दोनों ही यानी कि 11th और 12th दोनों के जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड BST, उनमें से जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ बोर्ड पर पढ़ाती हूँ उनके मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं वो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर करती हूँ जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
और जितना मैं यहाँ बोर्ड पर लिखती हूँ, मैं इवन डेफिनेशन भी लिखती हूँ, आपको याद करवाती हूँ, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप बस उसी को पढ़ के खुद से वीडियो को समझ के नोट करोगे, वो नोट्स आपके काफ़ी हैं। आप लिखोगे ना, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई नोट्स प्रोवाइड कर भी रहा है, अगर आप किसी भी चैनल से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी, तो अगर कोई नोट्स प्रोवाइड करता भी है तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको याद रहती हैं चीज़ें। खाली पढ़ के नहीं याद रहता, ऐसा हमको ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इवन मुझे भी होती है आज भी, कि यार पढ़ लेती हूँ ठीक है याद रहेगा, पर ऐसा नहीं होता, हमको लिखना पड़ता है और लिख के ही याद होता है। तो आपको ये अपनी हैबिट में लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं किसी के नोट्स प्रोवाइड करती भी हूँ, जैसे मैं बिज़नेस स्टडीज़ के 11th के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और 12th के भी मैं बिज़नेस स्टडीज़ और इंडियन इकोनॉमी के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आपको वो भी खुद से अपने हिसाब से, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज मेरे हिसाब से, पर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अपनी लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, आप भले ही हिंदी में लिखो प्रॉपर। मैं क्या करती हूँ, मैं कभी किसी चीज़ के नोट्स बनाती हूँ जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसके जो लैंग्वेज है मैं कॉपी में खुद से लिखती हूँ, मैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख लेती हूँ। वो क्या है, ट्रिक होती है आपकी, जिससे आपको समझ आना चाहिए। वो कॉपी मुझे कहीं जाके चेक तो करवानी नहीं है ना, पर मुझे समझ आ जाएगा जब भी मैं उसको 10 साल बाद भी खोल के देखूंगी कि अच्छा मैंने उस दिन ये लिखा था। चीज़ें रिकॉल होती हैं, तो ये चीज़ आप अपने हैबिट में भी लेकर आओ। और अगर आपको खुद से नहीं भी लिखना है तो नोट्स आपके लिए जो मैं यहाँ बोर्ड पे समझा रही हूँ, खुद से बोल रही हूँ, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नोट्स। उसके अलावा आपको किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।